हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी आपने फॉर द जून अटेम्प्ट 2026 बिकॉज अब 2.5 मंथ्स ही रह गए हैं हमारे पास। सो अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दो सब फटाफट से, और पेपर 1 पेपर 2 को बैलेंस करके चलना है और चीज़ों को लाइटली नहीं लेना, टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। और अभी हम साइड बाय साइड अपने हिस्ट्री की चीज़ें कवर करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ वीडियोस। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम क्विट इंडिया मूवमेंट करेंगे। ओके, सो लास्ट की वीडियो में हमने क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रपोजल देखा था कि कैसे वो आया था, किस पर्पज़ के लिए आया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करने की बात की गई थी, उसमें इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था वॉर में, वो सारे पॉइंट्स हमने देखे थे। आज की वीडियो में हम क्विट इंडिया मूवमेंट कवर करेंगे फटाफट से, ठीक है। अब देखिए, क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया तो गांधी ने कॉल दिया, एक रेजोल्यूशन के लिए कॉल किया कि हम ब्रिटिश विड्रॉल की मांग करेंगे, कंप्लीट ब्रिटिश विड्रॉल की अब मांग करेंगे, और ये हम नॉन वायलेंट तरीके से करेंगे, और हम नॉन कोऑपरेशन मतलब हम सारा हर तरह का कोऑपरेशन भी बंद कर देंगे। और इस टाइम पे जापानीज़ इन्वेजन भी चल रहा था, जापानीज़ वर ऑल्सो प्लानिंग टू एंटर इंडिया। तो इसके अगेंस्ट भी लोगों के अंदर डर था या फियर था कि कहीं ये अटैक करके हमें सच में मतलब बंदी ना बना लें, क्योंकि बहुत सारी साउथ ईस्ट कॉलोनीज़ जो थी ब्रिटेन की, वहाँ पर ऐसा ही हुआ था कि जापानीज़ वेर सक्सेसफुल, ठीक है, टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब यहाँ पर देखते हैं कि कांग्रेस की द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग एट वारदा एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ ए स्ट्रगल। जब गांधी ने रेजोल्यूशन के लिए कॉल किया तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी जो वारदा में मिली थी 4 जुलाई 1942 को, उसने इस स्ट्रगल के आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। अब रीजंस देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जा रहा था। तो ये हम फटाफट से देख लेंगे, ये आता नहीं है बट फिर भी थोड़ा बैकग्राउंड के लिए समझ लेते हैं कि अब रीज़न ये था लॉन्च करने का कि क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, जो कि हमारा संविधान बनाने वाला था या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें सेटअप होने वाली थी क्रिप्स मिशन में, ठीक है, वो फेल हो चुका था पूरी तरीके से। तो अब पीपल वर फ्रस्ट्रेटेड, सब लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे ब्रिटिश रूल से, ठीक है। तो फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन रीज़न हो जाएगा। फिर पॉपुलर डिसकंटेंट बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड शॉर्टेज ऑफ राइस, सॉल्ट एक्सेट्रा। अब क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, चाहे वो राइस है या फिर बेसिक नेसेसिटीज़ के जो सामान है, उन सब चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे थे। तो लोगों के अंदर एक क्रोध था या रिबेलियस एटीट्यूड हो गया था, बिकॉज नॉर्मल पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। दैट्स वाई कि वो ब्रिटिश से तंग आ चुके थे कि हमें इनसे छुटकारा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर इन्हें डर था कि जैपनीज़ इन्वेजन होगा तो ब्रिटिश उस टाइम पे क्या करेंगे, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी फॉलो करेंगे, ठीक है। अब स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एरिया है, ठीक है, यहाँ से जापानीज़ आ रहे हैं अगर, तो ये इसके बगल वाले एरिया में सब जगह ये आग लगा देंगे, फायर, ठीक है, ताकि यहाँ से जापानीज़ आ ना पाए, एंटर ना कर पाए, ठीक है। अब ये हर जगह यही करेंगे तो प्रिवेंट द रीजन फ्रॉम जापानीज़ इन्वेजन, इसको बोलते हैं स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। तो ये इनके अंदर ये डर था लोगों के अंदर कि ये फिर इससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बट जो लोकल पॉपुलेशन होगी उसे फ़र्क पड़ेगा। तो उनके अंदर इस चीज़ का डर था कि ये स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी अपनाएंगे। फिर जापानीज़ जैसे जैसे पास आ रहे थे तो लोगों का ब्रिटिश रूल से विश्वास उठ रहा था, और फिर ये कि ब्रिटिशर्स वैसे भी सब जगह हार रहे हैं तो उनके रूल पर अब इतना ज़्यादा भरोसा रह नहीं गया था। तो ये डिसाइड हुआ कि फिर अब हम लोग खुद अपने आप रूल कर सकते हैं, हमें किसी बाहरी पावर की ज़रूरत नहीं है हमारे ऊपर रूल करने के लिए, या फिर जो हमें बताए कि कैसे शासन चलना चाहिए एंड ऑल। इसलिए अब क्विट इंडिया बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया था, क्योंकि वैसे भी वो हमें डोमिनियन स्टेटस ही देने की बात कर रहे हैं हर जगह पे। फुल इंडिपेंडेंस या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करने पे वो एग्री ही नहीं हो रहे, हो भी रहे हैं तो फिर वो नॉमिनेशन वाला प्रिंसिपल ले आ रहे हैं उसमें। तो
तो ये रीजंस हैं कि फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, फिर पॉपुलर डिसकंटेंट, fear of scorched earth policy, फिर loss in the trust of the British rule और the loss of the supremacy of the Britishers। ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से अब क्विट इंडिया इनएविटेबल हो गया, मतलब मस्ट हो गया क्विट इंडिया लॉन्च करना। ठीक है, देन एवरीबडी डिसाइडेड कि नहीं, क्विट इंडिया लॉन्च करना ही पड़ेगा। फिर इन जुलाई 1942 कांग्रेस वर्किंग कमेटी वो वार्धा में मिलती है और वो कहती है कि हम क्विट इंडिया लॉन्च कर रहे हैं, जिसका चार्ज हम गांधी जी को देंगे, गांधी जी इस मूवमेंट को लीड करेंगे। और फिर इसी को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन बोला गया, जो प्रपोज किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसे पीछे से सपोर्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका लीडर कौन होगा, गांधी जी होंगे, और इस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को प्रपोज जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पीछे से सरदार वल्लभ भाई पटेल सपोर्ट करेंगे इसको। ठीक है, एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय द AICC मीटिंग इन बॉम्बे इन अगस्त। AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ठीक है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखिए, इट वाज रेटिफाइड एट द कांग्रेस मीटिंग एट गोवालिया टैंक बॉम्बे ऑन 8 अगस्त 1942। ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में आई थिंक पहले, और यही हमें इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर रेटिफाई किया गया था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को, तो गोवालिया टैंक बॉम्बे में रेजोल्यूशन रेटिफाई हुआ था। कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942, ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस रेजोल्यूशन के साथ साथ इसमें कुछ कुछ चीज़ों की डिमांड की गई थी, या कुछ पॉइंट्स रखे थे कांग्रेस ने अपने, कि जैसे कि हमें इमीडिएट एंड चाहिए ब्रिटिश रूल का। ठीक है, डिक्लेयर कमिटमेंट ऑफ फ्री इंडिया, और फॉर्म प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म करिए, ऐसे करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सैंक्शन करिए अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, और इसका लीडर गांधी जी को बनाया जाएगा। बट ये चीज़ें बैकग्राउंड में वैसे भी चल रही थी हमेशा से ही, तो ऐसा कुछ नया नहीं था इसमें। दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसमें अभी तक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देन वी विल सी कि एक्सटेंड क्या था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, क्विट इंडिया मूवमेंट का। इसमें कौन कौन से लोग थे जो पार्टिसिपेट किए थे, तो यूथ ने पार्टिसिपेट किया था, वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, वर्कर्स ने, पीजेंट्स, जमींदार, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मुस्लिम्स, ये सारे लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बट कम्युनिस्ट ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने नहीं किया था, हिंदू महासभा ने नहीं किया था। प्रिंसली स्टेट्स का लोग ही रिस्पॉन्स था, मतलब कि हाँ भी या ना भी, कहते हैं ना कि दोनों पार्टी की तरफ थे, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था इतना ज़्यादा क्विट इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स का। ठीक है, अब वुमेन में ये 3 वुमेन हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी एंड उषा मेहता। उषा मेहता ने तो अपना एक पर्सनल रेडियो भी स्टार्ट किया था फ्रॉम बॉम्बे ओनली। ठीक है, तो दिस इज़ द एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन। अब ये भी एग्जाम में आपको कोई नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये वीमेन लीडर्स थी जो रोल प्ले कर रही थी इम्पॉर्टेंट, और ये सारे पार्टीज थी जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया में। ठीक है, फिर एस्टिमेट, लोग एनालिसिस करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का, कि एस्टिमेट अगर हम करें क्विट इंडिया का, तो यही है कि अब लोगों को क्लियर हो गया था कि अब ब्रिटिश रूल पॉसिबल नहीं है, सभी को ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी। वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्विट इंडिया में। ठीक है, और कौन कौन से एरियाज़ में हुआ था, ये मेनली ईस्टर्न यूपी, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र और कर्नाटका में हुआ था। ठीक है, ये बैकबोन थे मूवमेंट के, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, ये बैकबोन ऑफ द मूवमेंट थे, इसलिए इसको मास मूवमेंट भी कहा जाता है क्विट इंडिया को, क्योंकि इसमें कॉमन पीपल ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे कॉमन पीपल डिस्प्लेड हीरोइज्म एंड मिलिटेंसी, तो कॉमन पीपल का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन था इस मूवमेंट में से। ठीक है, और नेशनलिज्म जो था वो अब लोगों के अंदर घुस चुका था, नेशनलिज्म की भावना जाग चुकी थी, और लोग समझने लगे थे अबाउट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कि अब हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। सो द आइडेंटिटी ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड फॉर्मिंग फ्रॉम देयर ओनली। ठीक है, फिर फरवरी 1943 में गांधी ने जब इतना ज़्यादा ये मूवमेंट नॉन वायलेंट हो गया, अब गांधी ने तो सोचा था कि हम वायलेंट हो गया, गांधी ने सोचा था हम नॉन वायलेंट तरीके से इस मूवमेंट को देखेंगे, बट ये मूवमेंट थोड़े टाइम के बाद नॉन वायलेंट हो जाता है। तो गांधी डिक्लेयर करते हैं कि ही विल डू फास्ट ऑन टू दैट बिकॉज ऑफ ग्रोइंग वायलेंस। This is wrong, not onto that. He did a fast of 21 days in the Quit India movement. So this is wrong.
इन 1943 फरवरी 1943 में गांधी फास्ट करते हैं और मार्च 23 1943 को पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अब इसमें ये देख लेते हैं। इस टाइम पे फिर जब इतना ज़्यादा नॉन वायलेंस बढ़ गया तो गांधी सपोर्ट में तो नहीं थे उसके, बट फिर भी गांधी ने उसी टाइम पे अपना एक स्लोगन दिया था कि डू और डाई, मतलब करो या मरो। हम या तो लड़ते लड़ते हमें आज़ादी ले लेनी है या फिर हमें मर ही जाना है, बट हमें इस स्लेवरी को देखने के लिए ज़िंदा नहीं रहना है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट द स्लोगन मेंट। उसके बाद में अब यहाँ पर ये चीज़ नोट करने लायक है, ये सारे पॉइंट्स आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या हुआ था, जैसे 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक बॉम्बे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था। जैसे ही रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हुआ 8 अगस्त को, तो 9 अगस्त 1942 9 अगस्त को ब्रिटिशर्स ने जितने भी टॉप लीडर्स थे कांग्रेस के, या जो उस वक्त AICC के जितने भी टॉप लीडर्स थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया, टॉप लीडर्स को। और जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी और प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी थी, उसको अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1908। ठीक है, और पब्लिक मीटिंग्स भी प्रोहिबिट कर दिया। तो अब क्या है, जैसे ही मूवमेंट शुरू होने वाला था, नेक्स्ट डे मूवमेंट शुरू होता, उसी समय ब्रिटिशर्स ने मूवमेंट टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, एसोसिएशंस को अनलॉफुल बता दिया, पब्लिक मीटिंग्स को प्रोहिबिट कर दिया कि पब्लिक मीटिंग्स नहीं करना है। ठीक है, इन सब, अब ऐसे टाइम पे फिर मूवमेंट कैसे स्टार्ट होगा, मतलब कैसे चलेगा, नहीं पॉसिबल नहीं है ना मूवमेंट का चलना। इसमें आप एक्ट्स देख लेना कि जो अनलॉफुल एसोसिएशंस थी वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1908 में इसके तहत एसोसिएशंस को अनलॉफुल बताया गया था। फिर पब्लिक मीटिंग्स बैन की गई थी अंडर रूल 56 ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। ये आएगा नहीं, बट आप देख लेना। ठीक है, अब ऐसे टाइम पे जब कोई लीडर है ही नहीं, फिर यंग अरुणा आसफ अली जो थी, उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया, इसकी कमान पकड़ी, और फिर 9 अगस्त को इन्होंने फ्लैग होस्ट किया। मतलब मेन लीडरशिप अरुणा आसफ अली ने ली थी। ये एक एजुकेशनिस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, और इन्हें बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो ये दिल्ली की मेयर भी बनती हैं, और इन्हें बाद में भारत रत्न भी मिलता है 1997 में। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, यंग अरुणा आसफ अली। ये हैं जो मूवमेंट को लीड करती हैं। ठीक है, अब मेन जो 2 चीज़ें होती है क्विट इंडिया के टाइम पे, वो ये है कि एक तो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती है, दूसरा पैरेलल गवर्नमेंट्स बनती है। अब इन दोनों का मतलब क्या है? अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ मतलब जब सारे टॉप लीडर्स अरेस्ट हो गए तो फिर जो नेशनलिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, बचे हुए फॉरवर्ड ब्लॉक में मेंबर्स थे, और भी बहुत सारे लोग जो बचे थे, वो डिफरेंट सिटीज़ में जाके उनका अंदर काम चल रहा था। मतलब अब वो ब्रिटिशर्स की नज़र से बच के मूवमेंट लीड कर रहे थे, और वो आपस में इधर उधर इन्फॉर्मेशन पास करते थे। इवन जो लोग ब्रिटिश आर्मी में थे, वर्क कर रहे थे, वो भी अब इंडियंस को इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। ठीक है, तो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, आप एक बार देख लेना। इसमें यह है कि उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो बॉम्बे से स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये देख रहे हैं। फिर पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। तो पैरेलल गवर्नमेंट, इस पे क्वेश्चन आ चुका है पहले कि बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट किसने बनाई थी, तो चित्तू पांडे ने बनाई थी। फिर तामलुक में अंडर जातीय सरकार के अंडर में बनी थी पैरेलल गवर्नमेंट, और सतारा में प्रति सरकार बोला गया था इसको, जो इन सब लीडर्स के अंडर में बनी थी, YB चौहान, चौवन, नाना पाटिल एक्सेट्रा। ठीक है, ये पैरेलल गवर्नमेंट्स बनाते हैं। सो दिस इज़ द मेजर themes about the major happenings that were going on in the क्विट इंडिया मूवमेंट। तो बेसिकली इसमें आपको ये याद रखना है कि रीजंस क्या क्या थे क्विट इंडिया होने के, कब हुआ था क्विट इंडिया, तो और कहाँ पर इसका रेजोल्यूशन जो है वो एक्सेप्ट किया था कांग्रेस ने, कब एक्सेप्ट किया था, 8 अगस्त 1992 को एक्सेप्ट किया था, और लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। तो किसने कमान पकड़ी थी क्विट इंडिया मूवमेंट में? ठीक है, जैसे यंग अरुणा आसफ अली ने।
और अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई थी, पैरेलल गवर्नमेंट्स बन गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्विट इंडिया के टाइम पर हुई थी। और मास पार्टिसिपेट, कौन कौन सा सेक्शन है जो पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया में। तो बट इसमें मेनली आपको जो चीज़ पूछता है एग्ज़ाम में, मैं अभी बता देती हूँ पॉइंटर्स में, कि ये ग्वालियर टैंक में मीटिंग रेटिफाई हुई थी 8 अगस्त 1942 को। एक ये क्वेश्चन आता है। और ये है यहाँ पर, गांधी ने फास्ट कब रखा था, तो फरवरी 1943 में। पाकिस्तान डे कब ऑब्ज़र्व किया जाता है, तो मार्च 23, 1943 में ऑब्ज़र्व किया जाता है पाकिस्तान डे। और ये सारे लीडर्स जो अरेस्ट कर लिए गए थे, किस लॉ के अंडर में इनको एसोसिएशंस को अनलॉफुल बताया गया था, किस लीडर ने कमान पकड़ी थी, तो यंग अरुणा असफ अली। किन का ज़्यादा पार्टिसिपेशन था, तो स्टूडेंट्स वर्कर्स का ज़्यादा पार्टिसिपेशन था। फिर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज स्टार्ट होती है, पैरेलल गवर्नमेंट बनती है। अब पैरेलल गवर्नमेंट किसके अंडर है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इतना देख लेना बस, क्विट इंडिया हो जाएगा आपका कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, इसके बाद आता है राजा गोपालाचारी फॉर्मूला जो 1944 में आता है, और देसाई लियाकत पैक्ट करेंगे। देन विल डू INA, जो RIN की म्यूटनी होती है, INA बनता है, सुभाष चंद्र बोस का रोल इन द INA, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो दिस इज़ हाउ विल डू 1 by 1 ईच सेक्शंस इन द शॉर्ट। तो अभी जैसे हमारी ये आई थिंक 15-16 मिनट की वीडियो हो जाएगी, तो मतलब 15 मिनट में आपने क्विट इंडिया मूवमेंट कंप्लीट कर लिया है। अब इसी को आप रिवाइज कर लो मल्टीपल टाइम्स। और अगर इफ़ यू वांट द नोट्स, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल शेयर दीज नोट्स एज PDF विथ यू। सो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें अपनी कंप्लीट करेंगे। सो स्टे इन टच, and if you like the video, so like, share and subscribe. Thank you so much.